नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये सब जिन बेसिक चीजों से बना है, उन्हें वैज्ञानिकों ने समझा कैसे होगा? मतलब ये कहानी है यूनिवर्स के उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी तत्वों में एक पैटर्न, एक सिस्टम खोजने की। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। देखिए, आज हम करीब करीब 114 तत्वों के बारे में जानते हैं। अब जरा सोचिए, 100 से भी ज्यादा अलग अलग तत्व और हर एक की अपनी अलग खासियत। ये तो कुछ ऐसा हो गया मानो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, जिसमें किताबें तो हैं पर सब यूं ही बिखरी पड़ी हैं। कुछ भी समझना कितना मुश्किल रहा होगा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई इनको ऑर्गेनाइज कैसे करें। ठीक वैसे ही जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान में सारा सामान अलग अलग रखता है ना, ताकि जब जरूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए। वैज्ञानिकों को भी बस यही करना था, इन सारे तत्वों को उनके गुणों के हिसाब से अरेंज करना था। और बस यहीं से शुरू होती है तत्वों के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की कहानी। सवाल ये था कि क्या कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे इन सब तत्वों को पढ़ना समझना आसान हो जाए। खैर, जो पहली कोशिशें हुई ना, वो बहुत ही सीधी सादी थीं। तो देखिए, सबसे पहले तो तत्वों को बस दो बड़े बड़े ग्रुप्स में बांट दिया गया, धातु यानी मेटल्स और अधातु यानी नॉन मेटल्स। अब शुरुआत के लिए ये ठीक था, लेकिन वैज्ञानिकों को बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि अरे, ये तो इतना सिंपल है ही नहीं। कुछ तत्व तो ऐसे थे जो कभी मेटल्स की तरह बर्ताव करते तो कभी नॉन मेटल्स की तरह। मतलब साफ था, ये पहेली कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। फिर आया साल 1817 और एंट्री होती है एक जर्मन वैज्ञानिक योहान डॉबरेनर की। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न खोज निकाला। कह सकते हैं कि इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल नया सुराग दिया। तो डॉबरेनर ने क्या देखा? उन्होंने पाया कि कुछ तत्व हैं जो तीन तीन के ग्रुप में आते हैं और इन तीनों के केमिकल गुण यानी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। इन्हीं ग्रुप्स को उन्होंने नाम दिया त्रिक या ट्रायड्स। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे ये वाला ग्रुप देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों का जो केमिकल बिहेवियर है ना, वो काफी मिलता जुलता है। लेकिन असली जादू वो तो इनके एटॉमिक मास में छिपा था। इन नंबर्स पर जरा गौर कीजिए। अब देखिए असली मजा। अगर हम पहले और तीसरे तत्व यानी लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को जोड़कर उसका एवरेज निकालें, तो क्या मिलेगा? कमाल की बात है कि वो ठीक बीच वाले तत्व यानी सोडियम के एटॉमिक मास के लगभग बराबर आता है। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी खोज थी। सोचिए, पहली बार किसी ने तत्वों के गुणों और उनके एटॉमिक मास के बीच एक मैथमेटिकल कनेक्शन ढूंढ निकाला था। लेकिन इसमें एक लेकिन था, एक प्रॉब्लम थी। डॉबेरेनर उस वक्त जितने भी तत्व खोजे जा चुके थे, उन सब के साथ ऐसे त्रिक या ट्रायड्स नहीं बना पाए। मतलब ये नियम सिर्फ कुछ ही तत्वों पर फिट बैठ रहा था। तो ये तरीका भी अधूरा रह गया और हमारी पहेली वो अभी भी सुलझी नहीं थी। फिर करीब करीब 50 साल गुजर गए। साल था 1866 और इस बार मैदान में उतरे एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स। उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही अलग, एक बहुत ही क्रिएटिव एंगल से देखा। पता है कहाँ से? संगीत की दुनिया से। न्यूलैंड्स ने क्या किया? उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में लगाया और फिर उन्होंने एक गजब की चीज नोटिस की। जैसे म्यूजिक में होता है ना, सा रे ग म प ध नी, और इसके बाद आठवां सुर फिर से सा आ जाता है। उन्होंने देखा कि ठीक यही पैटर्न तो तत्वों में भी है। मतलब उनका आइडिया ये था कि हर आठवां तत्व अपने पहले वाले तत्व की तरह ही प्रॉपर्टीज दिखाता है। न्यूलैंड्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था ये पीरियोडिसिटी या आवृत्तिता का आइडिया। मतलब गुणों का एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होना। और इसी शानदार म्यूजिकल कंपैरिजन की वजह से उनकी इस थियरी को कहा गया अष्टक का सिद्धांत या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सुनने में तो ये आइडिया कितना शानदार लगता है ना? म्यूजिक और साइंस का ऐसा कनेक्शन। पर क्या ये पूरी तरह काम कर पाया? असल में नहीं। इस सिद्धांत में भी कुछ बड़ी बड़ी कमियां थी, जिसके चलते इसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो कमियां क्या थीं? पहली बात तो ये कि ये नियम सिर्फ हल्के तत्वों मतलब कैल्शियम तक ही ठीक ठाक काम करता था। जैसे ही भारी तत्व आते, ये पूरा संगीत ही बेसुरे हो जाता था। दूसरा, जब भी कोई नया तत्व खोजा जाता तो उसे इस म्यूजिकल स्केल में फिट करने की कोई जगह ही नहीं थी। और न्यूलैंड्स ने जल्दबाजी में कुछ ऐसे तत्वों को भी एक साथ रख दिया था जिनकी प्रॉपर्टीज में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था।
तो अब तक के इस सफर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिकों ने इस बिखरी हुई जानकारी को एक सिस्टम में बांधने की कोशिश की। हर कोशिश, भले ही वो पूरी तरह कामयाब ना हुई हो, हमें सही जवाब के एक कदम और करीब ले जा रही थी। हमने ये समझा कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों थी। फिर हमने डॉबेरेनर के त्रिक के रूप में मिला पहला सुराग देखा, और उसके बाद न्यूलैंड्स के म्यूजिकल अष्टक सिद्धांत के बारे में भी जाना। हर एक कदम जरूरी था, लेकिन हमारी पहेली वो अब भी अधूरी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये तरीके कामयाब नहीं हुए, तो आखिर किसने इस मुश्किल पहेली को सुलझाया? कौन था वो जीनियस वैज्ञानिक जिसने तत्वों को उस सिस्टम में रखा जिसे आज हम सब जानते हैं? ये जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में।